ने धमकी दी कि जब तक इजराइल हमला बंद नहीं करेगा कोई समझौता नहीं होगा। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले में अपने 4 जवानों की मौत के बाद पूरे लेबनान को दहलाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू को दो टूक कहा है कि वो अब युद्ध में फिर नहीं फंसने वाले। इजराइल ने तोड़ डाला ईरान अमेरिका समझौता। तेल के मैदान में भड़का युद्ध, टल गई स्विट्जरलैंड की बैठक। इजराइल से बचकर कहां जाओगे, जहां जाओगे बम खाओगे। वाकई इजराइल सबसे बड़ा जिद्दी है, इतना जिद्दी कि अब ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। नेतन्याहू ने ईरान अमेरिका के हो चुके समझौते को धुआं धुआं कर दिया, वो भी तय तारीख से पहले ही, जब ईरान अमेरिका स्विट्जरलैंड में डील के अगले राउंड में मिलने निकल रहे थे। तभी इजराइल ने ऐसा बारूदी तांडव मचाया कि समझौता बैठक ही टल गई। अमेरिका और ईरान दोनों के लीडर जहां थे वहीं ठहर गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यहां तक कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि अब बैठक के लिए कब जाना है, क्योंकि हालात फिर से बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. ट्रंप के लाख रोकने के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान में नबातीहे पर इजरायली हवाई हमले में भारी तबाही की खबर सामने आई है। इजराइल के इस स्ट्राइक से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमलों के बाद जितनी दहशत लेबनान में है, उतना ही खौफ खाड़ी के तमाम देशों में है, क्योंकि लेबनान मोर्चे पर 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। मारे गए सैनिकों में 52वीं बटालियन और 41वीं ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट डोर गेडालिया बेन सिम्होन भी शामिल हैं, जिससे भड़के इजराइल ने दुश्मन के टोटल सफाई का ऐलान कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने लेबनान के खिलाफ भी भयानक हमलों की धमकी दे डाली है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने यह ऐलान करके ट्रंप का मूड खराब कर दिया है कि वो समझौते के खिलाफ थे। ईरान के सरकारी टीवी पर रिलीज सुप्रीम लीडर के बयान में कहा गया कि मुस्तफा ट्रंप से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल उन्होंने अपने समझौते को मंजूरी इस शर्त पर दी है कि सभी लड़ाका ग्रुप की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده کرد. ईरान को अमेरिका पर अब भी यकीन नहीं है। मुस्तफा खामनेई ही नहीं, उनके जैसे तमाम कट्टर लीडर ट्रंप से डील के खिलाफ हैं। ईरान के इस्लामिक सरकार के संस्थापक और पहले सुप्रीम लीडर रुहल्ला मुस्तफवी मुसावी खुमैनी के पोते हसन खुमैनी ने भी धमकी दी कि अमेरिका की हार के बाद अब असली जिहाद का समय आ गया है। हसन खुमैनी ने अपने एक भाषण में कहा कि अमेरिका से शांति समझौते के बाद असल में एक बड़ा जिहाद शुरू हो गया है। खुमैनी ने अमेरिका के खिलाफ मिली बढ़त को बनाए रखने के लिए ईरानियों को ऐसे झगड़ों से दूर रहने के लिए कहा जो कमजोर दुश्मनों से है। ईरान का फोकस अब सिर्फ इजराइल पर है, क्योंकि इजराइल युद्ध में अकेला है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लिटिल लोकेशन यानी एक अदनी सी जगह कहकर सनसनी फैलाई। ईरान को मिसाइलें रखने की वकालत भी की।
ट्रंप के बाद अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इजराइल को वो खरी खरी सुनाई जिससे नेतन्याहू सरकार सन्न रह गई है। The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. एक तरह से कहा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये बयान इजराइल की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि अब इजराइल को ये जंग खुद ही लड़नी होगी। मतलब युद्ध में जब इजराइल के दुश्मनों की भीड़ हमले के लिए तैयार है, तब अमेरिका ने स्टैंड बदल लिया है। इतने खतरनाक माहौल में इजराइल के सबसे बड़े पावर हाउस के फ्यूज हो जाने के मायने क्या हैं? अमेरिका ने अगर इजराइल की कोई मदद नहीं की तो क्या नेतन्याहू अकेले 7 फ्रंट पर युद्ध में टिक पाएंगे? सुपर पावर इजराइल को अब तक कैसे बचाता रहा है, पहले ये जानिए। अमेरिका इजराइल को 35,895 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देता है। अमेरिका इजराइल को सभी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोग्राम में मदद पहुंचाता है। अमेरिका के जंगी जेट F-35, F-15 और फाइटर हेलीकॉप्टर अपाचे इजराइल के पास हैं। अमेरिका ने इजराइल को 2000 राउंड के बंकर बस्टर बम, गाइडेड बम और 155 mm के तोप के गोले दे रखे हैं। इजराइल के पास युद्ध जीतने वाले जितने हथियार हैं वो अमेरिका के ही दिए हुए हैं। इजराइल के हाईटेक टूल अमेरिका के दिए हुए हैं। इनसे भी जरूरी बात यह है कि जब भी इजराइल मुश्किल में फंसता है, अमेरिका खुद युद्ध में मोर्चा संभाल लेता है। लेकिन अब ऐसा होगा, इसकी गुंजाइश दिखाई नहीं देती, जिसे देखते हुए ईरान अपनी प्लानिंग पर तेजी से काम शुरू कर चुका है, क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान को सऊदी अरब से चैलेंज मिलना फाइनल हो चुका है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने भी कहा कि हॉर्मुज में कोई टोल नहीं लगेगा। दूसरी तरफ ट्रंप से डील के बाद ईरान ने ऐलान कर रखा है कि वो 60 दिन बाद हॉर्मुज में टोल वसूली शुरू कर देगा। हॉर्मुज में ईरान ने जब अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, तो सऊदी अरब उससे कितनी देर मुकाबला कर पाएगा, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ईरान को इजराइल से जबरदस्त युद्ध करना पड़ सकता है। फिलहाल ईरान के टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने लगातार स्ट्राइक की है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है, वो इजराइल पर हमला कर रही है और कई हमले को तैयार हैं। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1600 से 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की गदीर मिसाइल और इमाद मिसाइल, दोनों की रेंज 1800 किलोमीटर। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईरान की खतरनाक मिसाइलों की तादाद तेजी से बढ़ी है और उसने ऐसी मिसाइल तैयार की हैं जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। इसमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 नई मिसाइल हैं जो तेज हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना जानती हैं। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल बेहद खास मिसाइल हैं जो इजराइल के एक इंच को कवर करती है। ईरान ने इसका मुजाहिरा भी कर दिया है।
हालांकि कल हकीकत ये भी है कि इजराइल ने जिसे चुन लिया उसकी मौत तो तय हो जाती है। मगर ईरान के पास कितना यूरेनियम है, वो कब एटम बम बना लेगा, परमाणु हथियार बनाने के बाद ईरान कितने दिन शांत रह सकता है, ये किसी को नहीं पता। मगर ये सब जानते हैं कि ईरान बदला जरूर लेगा। बैठक में पहुंचे ज़ेलेंस्की को रूस के पलटवार से पहले ही बड़ा झटका लग गया है। उधर क्रेमलिन में कीव पर हमले की सबसे बड़ी वॉर मीटिंग हो रही है। रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। कीव ने मॉस्को के दिल पर ऐसा वार किया है जिसने क्रेमलिन की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। कई जगह धमाकों की खबरें आई और राजधानी के 4 एयरपोर्ट पर उड़ानों को रोकना पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि ये हमला रूस की युद्ध मशीन को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा था। ज़ेलेंस्की ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को में भी आग लगेगी। रूस ने दावा किया है कि उसने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए, यूक्रेन के मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन इस हमले ने यह दिखा दिया कि जंग अब रूस की सीमा के अंदर पहुंच गई है। ऊपर से ज़ेलेंस्की को लगता है कि दुनिया में पुतिन की धाक कम होती जा रही है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को क्यों लगता है कि पुतिन की सेना कमजोर हो रही है। उन्हें क्यों लगता है कि कमजोर होते हुए भी पुतिन यूक्रेन पर हमलों की तादाद बढ़ा देंगे। उनका दावा है कि पुतिन वाकई में शांति नहीं चाहते, बल्कि सब कुछ जला देना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की मॉस्को को जला रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे। आखिर ज़ेलेंस्की के डर के पीछे की वजह क्या है? मॉस्को को दहलाने के बाद भी ज़ेलेंस्की सहमे हुए क्यों हैं? 2026 में यूक्रेन ने हमलों की तादाद 2 गुनी कर दी है। यूक्रेन ने सितंबर 2023 से अब तक करीब 100 से ज्यादा हमले सिर्फ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसी साल मई में यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए 1300 से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया। जून में भी सिर्फ मॉस्को पर ही 550 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए गए। 3 кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Вони вдарили по лаврі. Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли. І всі це знають, і партнери це знають. І точно не хочемо, щоб палала Україна. हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के सैकड़ों ड्रोन को टारगेट पर हिट करने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन रूस के एयर डिफेंस के हाइपर एक्टिव होने के बाद भी मॉस्को जलने से नहीं बच सका। अब ज़ेलेंस्की को डर है कि पुतिन कीव को जलाना शुरू करेंगे और डर के पीछे वजह है यूरोप में यूक्रेन पर बढ़ता तनाव। क्या यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप 2 धड़ों में बंट गया है? क्या पुतिन से बातचीत के लिए यूरोप के पास कोई नेता नहीं बचा है? अमेरिका के पीछे हटने के बाद यूरोप में नेतृत्व का संकट गहरा गया है। या मैक्रोन, मेलोनी और पोलैंड के बीच बढ़ती खींचतान ने यूरोप की एकता को कमजोर कर दिया है। यूरोप के 27 देशों का गठबंधन यूक्रेन के समर्थन में एकजुट दिखाई देता है। लेकिन रूस से बातचीत कौन करेगा? यूरोप के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ की बैठक में देर रात तक बहस चलती रही, लेकिन इस पर कोई फॉर्मूला नहीं निकल सका। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और बाल्टिक देशों के बीच इस बात पर मतभेद सामने आ गए कि भविष्य में अगर मॉस्को से बातचीत होती है तो यूरोप की तरफ से कौन बात करेगा? Путін хоче, щоб у нас все горіло. І він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитись наповну, щоб у нас була сильна позиція. Включитись наповну по санкціям, без виключень по конфіскації. ज़ेलेंस्की को डर है कि मॉस्को पर हमलों से पुतिन पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 2 साल में जब जब यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर हमला किया, क्रेमलिन ने जवाब में कीव पर और बड़े हमले किए।
अब जबकि मॉस्को के ऊपर ड्रोन की गूंज सुनाई देने लगी है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन अपने सबसे बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने पिछले 6 महीनों में यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की संख्या लगातार बढ़ाई है। रूस की सेना धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है। खार्किव, सुमे, डॉनबास में यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई काफी तेज हो गई है। मॉस्को ब्रिगेड की रणनीति साफ है, जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ो और आसमान से यूक्रेन की कमर तोड़ दो। लेकिन अब यूक्रेन ने भी फैसला कर लिया है कि अगर कीव जलेगा तो मॉस्को भी चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की का डर सिर्फ पुतिन नहीं है, उन्हें डर है कि कहीं यूक्रेन अकेला ना पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और यूक्रेन पर यूरोप में आम राय नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ नेटो के कई देश युद्ध की कीमत से परेशान हो चुके हैं। यानी जिस एकता के भरोसे यूक्रेन पिछले 4 साल से लड़ रहा है, उसी एकता में दरार की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। उधर पुतिन जानते हैं कि वक्त उनके साथ है। रूस की अर्थव्यवस्था दबाव में जरूर है, लेकिन क्रेमलिन को भरोसा है कि लंबी जंग में पश्चिमी देश थक जाएंगे, यूक्रेन के पास सैनिक कम पड़ जाएंगे और बातचीत की मेज पर आखिरकार कीव को झुकना पड़ेगा। Но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. लेकिन मॉस्को पर हुए इस हमले की कहानी सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं है। यूक्रेन की असली लड़ाई रूस की सेना से नहीं, रूस के पैसे से है। कीव अच्छी तरह जानता है कि पुतिन की जंग की सबसे बड़ी ताकत टैंक या मिसाइलें नहीं, बल्कि तेल और गैस से आने वाला पैसा है। इसीलिए पिछले 2.5 साल से यूक्रेन ने रूस के तेल साम्राज्य को जलाना शुरू कर दिया है। IEA मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक मई में रूस का तेल उत्पादन टारगेट से 10% नीचे चला गया है। रूस के तेल ठिकानों पर हमले को यूक्रेन लॉन्ग रेंज सैंक्शन कहता है। मतलब जो काम पश्चिमी प्रतिबंध नहीं कर पाए, यूक्रेन उसे ड्रोन हमलों से करने की कोशिश कर रहा है। रिफाइनरी जलाओ, फ्यूल सप्लाई बिगाड़ो और रूस के युद्ध मशीन को धीरे धीरे कमजोर करो। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ ड्रोन के दम पर पुतिन को झुकाया जा सकता है, या फिर रूस के पास अभी भी इतने संसाधन हैं कि वो कई साल तक इस जंग को खींच सकता है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस अभी भी यूक्रेन के खिलाफ 2 से 3 साल और जंग लड़ सकता है। वजह है रूस ने अपने डिफेंस बजट को 10% तक बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में दावा है कि रूस जंग लड़ने के लिए उत्तर कोरिया, ईरान और चीन से हथियार, ड्रोन और गोला बारूद भी खरीद रहा है। और 2026 की जंग अब टैंकों की जगह ड्रोन फैक्ट्रियों ने ले ली है। एक तरफ रूस हर रात सैकड़ों ड्रोन से यूक्रेन को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रूस के दिल पर वार कर रहा है। यानी अब लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों, माइक्रोचिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी की बनती जा रही हैं। मतलब जो देश ज्यादा ड्रोन बनाएगा वही दुश्मन के आसमान पर कब्जा करेगा। लेकिन मॉस्को पर हुए हमले ने एक और चीज बदल दी है। अब तक जंग की आग सिर्फ यूक्रेन के शहरों में दिखाई देती थी, लेकिन अब मॉस्को के लोग भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों से सहमे हुए हैं। रूस में एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं और दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यानी जिस युद्ध को रूस के करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, अब वही जंग उनके दरवाजे तक पहुंचने लगी है। और यही वो बात है जिससे क्रेमलिन सबसे ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन पुतिन के सामने भी चुनौती कम नहीं है। एक तरफ लंबी जंग, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ बढ़ता रक्षा खर्च और ऊपर से ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले। यानी यूक्रेन सिर्फ रूस की सेना से नहीं, बल्कि रूस की
सहन शक्ति का भी इम्तिहान ले रहा है। और यही वजह है कि क्रेमलिन अब जवाबी हमलों की तादाद और बढ़ाने की बात कर रहा है। Today, Ukraine and Germany are taking very important, I think, important joint step. We have some technologies, Germany has some technologies, and today our defense ministers signed already an agreement to bring these capabilities together. In Ukraine, we have a company that is capable of producing ballistic missiles. Firepoint is moving toward this, and you have the capable रूस के खिलाफ ड्रोन युद्ध, ऑयल रिफाइनरी में आग, मॉस्को में धुएं के बादल और पुतिन के पलटवार की खुली चेतावनी। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, बल्कि ये 21वीं सदी के नए युद्ध का ट्रेलर है, जहां जीत सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि ड्रोन, डेटा, तकनीक और दुश्मन की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर करने की क्षमता से तय होगी। और यही वजह है कि 4 साल बाद भी रूस और यूक्रेन दोनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन शांति आज भी दोनों से बहुत दूर खड़ी दिखाई दे रही है। और वक्त